तो राजौरी में जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ है उसी के मद्देनजर अब एनआईए ने अपनी जांच शुरू कर दी है। देर रात आतंकवादियों ने घर में घुसकर लोगों को निशाना बनाया और उसके बाद सुबह आईईडी ब्लास्ट राजौरी में हुआ। उसी के बाद अब एनआईए की टीम मौके पर पहुंची है। उन्होंने यहां पर पूरे इलाके का निरीक्षण किया, छानबीन की और एनआईए ने अपनी जांच इसको लेकर अब शुरू कर दी है। इसके अलावा पुंछ बंद का ऐलान किया गया है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, चक्का जाम किया जा रहा है। प्रशासन ने भी चौकसी बढ़ा दी है, कर्फ्यू भी कई इलाकों में लगाया गया है। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी समीर भटका, ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, जिस तरीके से राजौरी में ये आतंकी घटना हुई है इसके बाद अब एनआईए ने अपनी छानबीन शुरू कर दी है, चौकसी बढ़ा दी गई है, लेकिन लोगों में जो गुस्सा है, जो नाराजगी है वो अभी भी बरकरार है। समीर, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए बहुत सारी चीजें हो रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी भी जो लोग हैं डांगरी इलाके के लोग और उसके डांगरी के अलावा जो बाकी इलाकों के लोग वो अभी भी दहशत में है। दहशत का ये आलम है कि शाम को 7 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है और 7 बजे जब अंधेरा छा जाता है उसके बाद कोई भी बाहर, उनके अपने घर के दरवाजे के बाहर भी कोई नहीं निकल रहा है। दहशत का ये आलम है। बहुत सारे लोग दूसरी जगह पे चले गए हैं और जो हिंदू परिवार के लोग हैं वो दूसरी जगह पे चले गए हैं, महफूज मुकाम पर अपने रिलेटिव्स के घर गए हैं इस डांगरी इलाके से। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है और ये कंसर्न वाजिब भी है। देखिए जिस तरह से ये हमला हुआ है, जिस तरह से आइडेंटिटी कार्ड देखे गए हैं, जिस तरह से आधार कार्ड के जरिए उनको निशाना बनाया गया है कि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के हैं, तो उनका दहशत में होना, उनका गम में होना, गुस्से में होना वाजिब है। और ये सबसे बड़ा कंसर्न है इस वक्त, क्योंकि जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी 2-3 दिन तक या 4 दिन तक सरकार का नजर या सिक्योरिटी फोर्सेस की नजर रहेगी, वहां पे चौकसी होगी, लेकिन आम रूटीन में फिर क्या होगा? जब नॉर्मल लाइफ होगी तो उसके बाद क्या होगा? हालांकि प्रशासन हो, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, सारे जो तंत्र है, सुरक्षा तंत्र, वो लगे हुए हैं। एनआईए ने इसको अपने केस को अपने पास लिया है। अब एनआईए इसका इन्वेस्टिगेट करेगी। जो आतंकवादी हैं उनके खिलाफ, जो इसमें मुलविस है उनके खिलाफ भी जो उनको तलाशने के लिए एक व्यापक सर्च ऑपरेशन तब से ही चल रहा है। और जो सूत्र कह रहे हैं कि कुछ सस्पेक्ट्स को भी गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो दूसरे इलाकों में रहने वाले हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि उनसे जो इनपुट मिलेंगे, जो उनसे बातें मिलेंगी, उसके बाद जो 2 आतंकवादी भाग निकलने में कामयाब हुए उनको ट्रैक करने में मदद मिलेगी। लेकिन वो दूसरी बात है, पहले जो वहाँ के जो आम लोग हैं वो उनमें जो विश्वास बहाली है, वो कहीं ना कहीं वो जो विश्वास है उनमें वो विश्वास थोड़ा शैटर्ड हुआ है। और कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन की यही है। कल दिन भी हमने देखा बराबर जो पुलिस हो, सीआरपी हो, आर्मी के जवान वो गश्त कर रहे थे स्निफर डॉग्स के साथ। लगातार जो जंगली एरिया है उसका मासरा किया जा रहा है, उसका जो है सर्च किया जा रहा है वहां पे। और जो डांगरी इलाका है चप्पे चप्पे पे वहां पुलिस और आर्मी के जवान हमने खुद देखे। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि आज पुलिस है, आर्मी है उनके पास, लेकिन कल जब हालात, जब कुछ दिन के बाद ये नॉर्मल लाइफ होगी तो उनके पास सुरक्षा के लिए कौन सा होगा? तो रही है, सुरक्षा बल वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में क्या उन्हें दोबारा इस तरीके की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी या नहीं, ये कहीं ना कहीं उनके मन में सवाल और उनके मन में डर जाहिर सी बात है और ये होना लाजमी भी है। लेकिन समीर, इस बीच हमें ये भी समझना होगा कि किस तरीके से सोची समझी साजिश के तहत आतंकवादियों ने जिस तरीके से यहाँ अंजाम दिया है इस घटना को, क्योंकि वो पहले घर पहुंचे, फिर हिंदू परिवारों को खंगाला गया, उनके आधार कार्ड चेक किए गए और उसके बाद उन्हें सरेआम गोली से उड़ाया गया। तो अब ये समझना होगा कि आतंकवादियों की जो ये स्ट्रैटेजी है, जो जम्मू कश्मीर में बाहर से लोग काम के लिए आते हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है, कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर हम रीड बिटवीन द लाइंस करें तो आतंकवादियों का एक ये मैसेज है जिसको समझकर अब एक रणनीति के तहत सरकार को, सुरक्षा एजेंसियों को आगे आना होगा और तभी शायद इसका मुकाबला किया जा सकता है। समीर जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। और ये देखिए क्या हो रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटजी में शिफ्ट लाया है।
पहले जब मिलिटेंसी हुआ करती थी, आतंकवादी इनोसेंट लोगों को भी मारते थे, लेकिन उनका निशाना सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस हुआ करती थी। लेकिन अब उनको पता है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस पर हमला नहीं कर सकते हैं, उनके पास ना उतने हथियार है, ना उतनी ताकत है, ना उतनी ट्रेनिंग है। अब वो क्या कर रहे हैं, वो सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढ रहे हैं। सॉफ्ट टारगेट्स में आपने कश्मीर में देखा, उन्होंने सॉफ्ट टारगेट चुन रहे हैं, वो नॉन लोकल लेबरर जो बेचारे कहीं पे बैठे हैं, कभी कहीं शाम को अपने दिन भर की मशक्कत के बाद कहीं सो रहे हैं या खाना खा रहे हैं या बैठे हैं, तो उनको निशाना बनाया जा रहा है। पीएम पैकेज एम्प्लॉयज वो कहीं ऑफिस में है, स्कूल में है, तो उनको निशाना बनाया जा रहा है। अब देखिए, अब उन्होंने क्या किया, कश्मीर वैली में जो सॉफ्ट टारगेट्स किए, टारगेट किलिंग्स की, वहां पे बहुत सारे लोग माइग्रेट करके आ गए, तो उनको लगा, पाकिस्तान को लगा कि वो अपने हरबे में कामयाब हो रहा है। अब उन्होंने क्या किया कि वहां से शिफ्ट होके जम्मू में सेंसिटिव एरियाज है, बॉर्डर एरियाज जैसे राजौरी एरिया है, वहां पे अल्पसंख्यकों को हमला कर रहे हैं। तो ये हमला करना, और इसमें आईएसआई की ये मंशा है कि जो पूरा जम्मू कश्मीर है उसमें ये एक इंटेंशन देना कि जो मिलिटेंसी है वो जिंदा है। हालांकि ये मैं बता दूं, आतंकवाद अपनी आखिरी सांसें वो ले रहा है, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा प्रहार किया गया है। पिछले 4 साल में सैकड़ों कमांडर्स और उनके आतंकवादी मारे गए हैं। तो पाकिस्तान की ये कोशिश है कि जो आतंकवादी हैं वो अब सॉफ्ट टारगेट करके हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो इस राजौरी पूंछ बेल्ट में है या कहीं पे भी है, उनको वहां फियर में, खौफ में डाल के एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो क्लेम है उस पर वो क्वेश्चन मार्क लगाना चाहते हैं। दर्ज कराने के लिए आतंकवादी इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं, इन बातों पर बार बार गौर किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का खात्मा हो चला है, जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है, वहां पर अलग अलग प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वहां पर चलाए जा रहे हैं। क्योंकि इन बातों का जिक्र हो रहा है, इस बीच आतंकवादियों की जो बौखलाहट है वो सामने निकल कर आ रही है, और अपनी आमद दर्ज कराने के लिए वो अब एक नई स्ट्रैटेजी के तहत यहां पर पहुंचना शुरू हुए हैं। राजन वैद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, राजौरी में इस वक्त किस तरह के हालात है, क्या कुछ ताजा अपडेट्स वहां से आपके पास हैं? राजन। अब बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि राजौरी टाउन में अभी भी जो एक दहशत का माहौल है वो बना हुआ है। वो इसलिए बना हुआ है कि अभी वो जो आतंकवादी हैं वो अभी मिले नहीं हैं। तो जो आज पुंछ जिला जो इसके साथ सटा हुआ जिला है, वो भी आज वहां भी बंद की कॉल दी गई है, वहां भी कई मुख्तलिफ जगह पे प्रोटेस्ट हुए हैं। तो ये दिखाता है कि अभी भी लोगों की जो निगाह है वो डांगरी गांव पे बनी हुई है, क्योंकि लोगों को मालूम है कि जो डांगरी गांव में जो घटना घटी है वो कोई आम घटना नहीं है। वो आम घटना इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पे हिंदुओं को टारगेट किया गया, और ऐसी घटना कहीं अन्य जगह पे ना हो, ये लोगों में एक खौफ है। और लोगों का ये कहना है कि उन्हें जो सेना पे भरोसा है कि सेना जल्द ही उनको ढूंढ निकाल के जो है उनका सफाया करेगी। मेरे साथ एक ऐसे शख्स भी हैं जिनसे मैं बात करूंगा, जो जब ये अटैक हुआ था शाम के 7 बजे, उस वक्त सबसे पहले वहां पहुंच के जो डेड बॉडीज थी या इंजर्ड थे उनको उठाया था, और यहाँ से जिन्होंने जो प्रशासन को अलर्ट किया कि यहाँ पे बहुत बड़ी घटना हो गई है, हमारे साथ मौजूद हैं। अपना नाम बताएं। मेरा रंजीत तारा नाम है मेरा। रंजीत जी, जब आप वहां पहुंचे थे तो आपने वो सारा माहौल देखा। आज चौथा दिन है। आज उस दिन से आज के अंदर क्या आपको आया, कोई फर्क नजर आया, या आज भी वही माहौल बना हुआ है, एक दहशत का माहौल बना हुआ है? पूरा जितना भी हमारा हिंदू बेल्ट है, हिंदू बेल्ट में राजौरी पुंछ हो, हिंदू एकदम डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि भाई दिन दाड़े आतंकी आके हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। और बहुत सालों के बाद ये मिलिटेंट वापस फिर से एक्टिव हुए हैं, और जो अभी ये मिलिटेंट एक्टिव हुए हैं ये सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाए जा रहे हैं। और 2-2 लोगों का ग्रुप है, 2-2 आतंकवादी जो है, ये 2-2 के ग्रुप में ये हिंदू एरिया में घूम रहे हैं, और हिंदू गांव और हिंदू लोगों को टारगेट किया जा रहा है। और हिंदू लोग इस टाइम एक डर के माहौल में, अभी 4 दिन से सर्च ऑपरेशन जारी है। इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर जो पुलिस है वो उनकी तलाश में जारी है। हमें अपनी आर्मी और पुलिस पर पूरा यकीन भरोसा है कि उन खूंखार आतंकियों को वो ढूंढेंगे और उनको कुत्ते की मौत मारेंगे, उनको मौत के घाट उतारेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं एलजी गवर्नमेंट और केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि राजौरी पुंछ के जो हिंदू एरिया, जो हिंदू गांव हैं, जिन हिंदू लोगों को, जिन हिंदू गांव को टारगेट किया जा रहा है, उन एरिया में वीडीसी कमेटियां मजबूत की जाएं, ऑटोमेटिक वेपन दिए जाएं, ताकि जो हमारे नौजवान हैं ये इंडियन आर्मी और पुलिस के साथ मिलकर इन
जो आतंकवादी हैं, पाकिस्तान से आए आतंकवादी हैं, इनका मुकाबला करें और इनका जो है सर्वनाश करें। और दूसरी बात मैं और केंद्र सरकार से कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान पर ये जो आतंकी मुल्क है, इस पर एक सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। जहां पे ये आतंकवादियों के कैंप चल रहे हैं, इन कैंपों पर एक सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। इन पाकिस्तान के कैंपों पर अटैक किया जाए और आतंकवाद का सर्वनाश किया जाए और हिंदू लोगों की जान बचाई जाए। सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की है इन्होंने कहा है कि जिस तरह एक खौफ का माहौल बनाने की कोशिश है पाकिस्तान की आईएसआई की तरफ से, तो ये साफ हो जाता है कि बिल्कुल राजन, यानी कि कुल मिलाकर कहीं ना कहीं अब एक कड़ा जवाब आतंकवाद को देने की जरूरत है। यहाँ पर ये आम जनता जो है मांग कर रही है। समीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। समीर, यही डिफरेंस जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। जो इससे पहले तक हम एक राजौरी से जो हमारे साथ शख्सियत जुड़े थे उन राजन के साथ, उन्होंने ये कहा कि हिंदू और मुसलमानों के बीच का जो डिफरेंस है उसे बढ़ाकर, उस चीज का फायदा उठाकर आतंकवादी जो है यहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वही होता हुआ नजर आ भी रहा है। और फिर कहीं ना कहीं जो स्थानीय पार्टी के नेता हैं वो भी इस तरीके का बयान देते हैं, तो और आतंकवादियों को इस तरीके के बयानों से बल मिलता है और उनके हौसले और बुलंद होते हैं और इस तरीके से वो आम मासूमों की जान लेने में और उतारू होते हैं और आमादा हो जाते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, आपने सही बात कही। और जो सबसे पहले कहूं कि सियासत, अगर कोई सियासतदान इस कानूनी वारदात पे, और देखिए 6 मासूम जाने चली गई, गरीब लोग थे, अपना काम करते थे, इनका कोई ना लेना देना था ना किसी सियासत के साथ। सियासतदान अगर सियासत करते हैं इस मुद्दे पर तो ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। ये एक ह्यूमन इशू है, ये एक इंसानियत का इशू है। इंसानियत का कत्ल हुआ है, इंसानियत शर्मसार हुई है। 6 मासूम बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे, 3.5 साल का बच्चा क्या किया था उसने, 13 साल का बच्चा क्या किया था उसने, 22 साल का नौजवान क्या किया था उसने। ये देखिए, ये सियासत इस पर करेंगे तो ये सबसे शर्मसार बात है। और दूसरा जो आपने कहा, ये बात सही है और ये लग रहा है कि आईएसआई की स्ट्रैटेजी यहाँ पे कम्युनल टेंशन को बढ़ाने का है। वो चाहता है कि यहाँ पे 2 फिरके के लोग आपस में लड़े। वो चाहता है कि यहाँ का भाईचारा, यहाँ की खुशहाली, यहाँ का अमन, यहाँ का जो स्वार्थ है, यहाँ का जो एक टॉलरेंस का एक वो खत्म हो जाए, ताकि यहाँ पे लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़े। एक दूसरे के खिलाफ जब लड़ेंगे तो यहाँ की इकोनॉमी खत्म होगी, यहाँ पे हड़ताल होंगे, यहाँ पे टेंशन बढ़ेगा, यहाँ पे लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। उस प्रॉब्लम में क्या होगा कि लोग उत्तेजित हो जाएंगे और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग उठेंगे और यहाँ पे फिर आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। तो ये स्ट्रेटेजी एक बहुत गहरी साजिश पाकिस्तान की तरफ से 32 सालों से हो रही है। पाकिस्तान को यह पता है, आईएसआई को पता है कि मिलिटेंट के पास जो आतंकवादी है बहुत कम रह गए हैं, कमांडर्स मारे गए हैं ऑपरेशन ऑल आउट 1-2 में। अभी 3 चल रहा है तो उसमें भी आतंकवाद का सफाया हर दिन हो रहा है और इसके पास लोग नहीं है। लेकिन अब वो क्या कर रहा है कि हाइब्रिड के जरिए हाइब्रिड मिलिटेंसी को बढ़ावा दे रहा है, वो अंडरग्राउंड वर्कर्स को आगे बढ़ा रहा है ताकि जो यहाँ पे आतंकवाद है उसका नेटवर्क बढ़ाया जाए। वो चाहता है कि नए रिक्रूट्स यहाँ पे लाए जाए, नए लोगों को यहाँ पे शामिल किया जाए, लोकल जो लोग हैं। और मैं आपको बता दूं, एलजी मनोज सिन्हा ने एक अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जो अगर लोकल इन्वॉल्वमेंट इसमें है, क्योंकि लोगों की बात ये है, लोग ये कह रहे हैं कि लोकल इन्वॉल्वमेंट भी है इसमें, जिन्होंने ये किया है। इसीलिए पुलिस आर्मी इस चीज पे भी खंगाल रही है कि क्या कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। और ये इसी बात को लेकर अब लोग, जो सरकार है वो चिंतित भी है, क्योंकि अगर लोकल इन्वॉल्वमेंट होती है तो ये एक बड़ी खतरे की घंटी है। लोकल इन्वॉल्वमेंट अगर होती है तो इसमें लोकल लोगों को सारा कुछ पता होता है। राजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, क्योंकि जब ये हमला राजौरी में हुआ और उस वक्त जहां पर लाशों को रखा गया था, उस वक्त आप वहां मौजूद थे। किस तरीके की तनावपूर्ण स्थिति वहां पर अभी भी बनी हुई है? क्योंकि जानकारियों के मुताबिक टायर जलाकर चक्का जाम किया जा रहा है। जो युवा हैं वो खास तौर पर प्रदर्शन करने जमीन पर उतरे हैं। क्या कुछ इस वक्त अपडेट्स आपके पास हैं इसको लेकर? कर्फ्यूज भी कुछ इलाकों में लगाए गए। डांगरी जो गांव है, जी बिल्कुल, डांगरी जो गांव है इस वक्त वहां पे सन्नाटा पसरा हुआ है। वहां पे जो लोग हैं बहुत कम संख्या में इस वक्त बाहर दिख रहे हैं। दुकानें बंद हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज 2 दिन कल कन्वेंशन हुआ था, उसके बाद ये उम्मीद है कि शायद दुकानें उस गांव में खुलेंगी, लेकिन अभी तक लोगों में इतना गुस्सा और खौफ है कि अभी तक दुकानें उन्होंने नहीं खोली हैं। तो ये दिखाता है कि उन लोगों को भी कहीं ना कहीं उम्मीद है
कि जो वो आतंकवादी हैं वो ज्यादा दूर तक नहीं अभी पहुंचे होंगे, वो उन्हीं जंगलों में, उन्हीं पहाड़ियों में कहीं छुप के बैठे हैं। और लोकल सपोर्ट की जहां तक बात है, ये लोगों का साफ कहना है कि लोकल जो सपोर्ट के बिना, मिली भगत के बिना ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिकली जो है आइडेंटिटी कार्ड चेक करके और उनको ये मालूम था, लेकिन उन्होंने कि कौन कौन से जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, किस किस मकान में रहते हैं, और लेकिन उन्होंने वापस उसको डबल एश्योर किया और उसके बाद उनको निशाना बनाया। तो ये इस बात से लोगों को है, क्योंकि डांगरी जो गांव है उसमें 90% जो जनसंख्या है वो हिंदुओं की है, और ऐसे में यही एक ट्रिगर पॉइंट था, यही टारगेट करने के लिए एक वजह थी आतंकवादियों के पास, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले कहा कि उनको भी निर्देश जो आईएसआई की तरफ से आका बैठे हैं, बिल्कुल ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक नई स्ट्रैटेजी के तहत आतंकवादी यहां पर उतरे हैं, आतंकवाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। और जहां तक लोकल इन्वॉल्वमेंट की बात है, वो इसलिए भी यहां पर साबित होती है क्योंकि जब टीआरएफ कश्मीरी पंडितों की जो सूची जारी करता है, उसमें भी ये बात निकल कर आती है कि उनके पास इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी डीप इंफॉर्मेशन कहां से पहुंची। और फिर अब राजौरी में जो ये हमला हुआ, इसको लेकर भी उनके पास कहां से पहुंची। जाहिर सी बात है उन्होंने पहले रेकी की होगी, छानबीन की होगी और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया होगा। ये एक बड़ा पहलू है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, जिसके मद्देनजर छानबीन होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। समीर और राजन, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हालांकि नजर आप बना के रखिए, हालात काफी सेंसिटिव फिलहाल नजर आ रहे हैं। दोबारा जुड़ेंगे, आपसे जानकारियां लेंगे। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आगे भी खबरों का रुख करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजौरी आतंकवादी हमले में मारे गए आम शहरियों का आज पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में हजारों की भीड़ मौजूद थी। अंतिम संस्कार में जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना सहित भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचे। डीजीपी दिलबाग सिंह भी अंतिम संस्कार में पहुंचे और मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजौरी में हुए आतंकी हमले के खिलाफ आज पुंछ में बंद की कॉल की गई है। पुंछ बस स्टैंड परिसर में सुबह से ही विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया। पुंछ में लोगों ने अपनी दुकानों को बंद रखा, सड़कों पर टायर जलाकर नौजवान प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। सीधे रुख करते हैं सहयोगी मुनीश का, इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और मुनीश से हम जानेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। पुंछ में सुबह से ही लोगों ने अपनी दुकानों को बंद रखा है, दहशत का माहौल है, लोगों में काफी गुस्सा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं और खासतौर पर नौजवान सड़कों पर उतरे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन इस हमले के खिलाफ कर रहे हैं। जहां एक तरफ एनआईए इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, वहीं लोगों में गुस्सा अभी भी बरकरार है। बंद की कॉल यहां पर की गई है सुबह से ही। यहाँ पे जो टारगेट किलिंग राजौरी में हुई है, जो 3 दिन पहले हिंदुओं की टारगेट किलिंग हुई है, हम उसके खिलाफ आज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज हमने उनके लिए श्रद्धांजलि सभा भी रखी हुई है। ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आज पूरी तरह से चक्का जाम है। उसमें सनातन धर्म सभा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, व्यापार मंडल के जितने संगठन है और जितने सामाजिक और धार्मिक संगठन है, उनकी तरफ से पूरी तरह से आज बंद है। जिसका आप रोज स्वरूप इस समय देख रहे हो कि इस समय पूरे सुबह से लेकर इस समय तक बिल्कुल पूरी तरह से मुस्तैद है, कार्यकर्ता सारे लगे हुए हैं बंद की कॉल के लिए। और ये जो हम अपनी सरकार से अपील करते हैं, अपने प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं, गृह मंत्री जी से अपील करते हैं कि इस बार फिर कोई बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करने का वक्त आ गया है और पाकिस्तान जैसी नापाक जो मुल्क है, इसका बिल्कुल समूल विनाश करने का समय आ गया है। हम दोबारा अपने यहाँ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से अपील करते हैं, कृपा करके हमारी जो सरकार है वो पूरी तरह से अपनी सर्जिकल स्ट्राइक करके इस पाकिस्तान जैसे नाखुशगवार ये मुल्क है, इसको सत्यानाश करे, ताकि हमें रोज रोज ये प्रयास धरने ना करने पड़े और टारगेट किलिंग बिल्कुल बुरी तरह से बंद होनी चाहिए। कि 3 दिन पहले राजौरी के अंदर जो आतंकवादी हमले में हमारे 7 आदमी शहीद हुए, जिनमें 2-3 बच्चे भी थे, ये हादसे बार-बार हो रही हैं। अब किसी न किसी तक हम लोग तंग आ चुके हैं। आज यहाँ बंद की कॉल दी गई है पुंछ के अंदर। और अब बात मौसम की करेंगे। कश्मीर में सर्दी की लहर जारी है, रात का पारा लगातार माइनस में रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस बीच कम बर्फबारी की आशंका भी बनी हुई है। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी शब्बीर का, इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर,
क्योंकि बर्फबारी कश्मीर के लिए अच्छी मानी जाती है, सेब बागवानी के लिए अच्छी मानी जाती है, और जिस तरीके से अभी चिल्लाई कलां का ये समय बना हुआ है, सर्द हवाएं चल रही हैं, शीतलहर हो रही है और माइनस में टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है ये हालात, और ये खबर भी चिंताजनक है सेब बागवानों के लिए खास तौर पर। जी जास्मिन, बर्फबारी और इस मौसम में जिसे हम चिल्लाई कलां कहते हैं 31 जनवरी को ख़त्म होगा, और इस मौसम में अगर बर्फबारी नहीं होती है तो बहुत चिंता का विषय है। ये चिंता इस वजह से है कि यही बर्फ़ है जो अगर इस मौसम में गिरती है तो जम जाती है, और जमती सख्त है। तो ग्लेशियर्स में साल भर यही पानी दरियाओं में और नालों में आता है, क्योंकि आपको पता है कि कश्मीर में जो भी मौसमी जो हालात है, जो बारिश है, उस वजह से नहीं होती है, मॉनसून का इतना ज़्यादा असर नहीं होता, तो यही फ्लो होता है पानी का। बागवानी की आपने बात की, तो जो हॉर्टिकल्चरिस्ट मानते हैं कि अगर इस मौसम में बर्फ नहीं होती है तो नुकसान होता है, बागों में सेब अच्छे नहीं लगते हैं। डल झील के किनारे पे हैं, आपको दिखाते हैं कि सुबह के औकात में यहाँ पे झील आजकल जमती है। दर्जा हरारत जो है, टेम्परेचर जो है -5.2 श्रीनगर में है, गुलमर्ग में सबसे कम है -8.2। मतलब ये कि सर्दी बहुत ज्यादा है लेकिन बर्फबारी नहीं है। अगर आपको मैं क्लाइमेट चेंज की बात बताऊं तो पिछले 28 साल में जो साइंटिस्ट मानते हैं कि पिछले 28 साल में जो मीन टेम्परेचर यहाँ का रहा है उसमें 2.3 डिग्री का फर्क आ गया है। मतलब ये कि एक तरीके से जिसे हम क्लाइमेट चेंज का असर जो है साफ दिख रहा है। हमारी जो ये हिमालयन स्टेट्स हैं इनमें क्लाइमेट चेंज का असर पिछले कई सालों से देखा जा रहा है। उसके नतीजे में होता ये है कि आपके जो मौसम है ये अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और कभी बहुत ज़्यादा सर्दी, और जो ये बर्फबारी का है, स्नोफॉल का है, अनप्रेडिक्टेबल है। आपने देखा पिछले 2 साल में बर्फबारी अच्छी खासी हुई और ज़्यादा भी एक साल हुई, और बहुत ज़्यादा एक साल तो पिछले 2019 की अगर आप बात करें, 2020 में अच्छा खासा मौसम था, बर्फबारी इतनी ज़्यादा हुई, सर्दी बहुत ज़्यादा हुई। अगर 18 की बात करें, 2018 की बात करें तो बिल्कुल खुश्क रहा, पूरा जो विंटर सीजन था वो खुश्क रहा। तो इसी तरह 2-2, 3-3 साल के बाद यहाँ पे हुआ क्या है, हिमालयन स्टेट्स में अगर आप हिमाचल की भी बात करें आपको वहाँ भी क्लाइमेट चेंज का असर दिखाई देगा। और बदकिस्मती हमारी ये है कि हमने जो क्लाइमेट चेंज के लिए जो फैक्टर्स हैं उनमें हमने कोई इजाफा नहीं किया। हमारे यहाँ कोई बड़ी फैक्टर्स नहीं है। शबीर, आप सही कह रहे हैं, जो मेट्रोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं वो इस बात को मान चुके हैं। और अगर हम पूरा ही ग्लोबल टेम्परेचर की बात करें तो बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग जो पूरा टेम्परेचर है उसी में 2% का फर्क हर जगह देखा जा रहा है, और वही फर्क जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है, हिमालयन स्टेट्स में भी वो फर्क देखने को मिल रहा है। लेकिन शबीर, एक अहम सवाल ये भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि बर्फबारी देखने सैलानी पहुंचते हैं श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, तो क्या अब सैलानी जो पहले पहुंच रहे थे उतनी ही संख्या में अब भी पहुंच रहे हैं? क्योंकि बर्फबारी नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं निराशा सैलानियों को भी है। टूरिस्ट यहाँ पे है, अच्छी खासी तादाद में है, और उन्हें उम्मीद भी है कि बर्फबारी होगी। जो मौसम विभाग है उन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते इम्कान है कि हल्की बर्फबारी मैदानी इलाके जो हैं प्लेन्स में हो सकती है। जो हमारे गुलमर्ग एरिया है, जो सैलानियों के खास स्पॉट्स हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, गुलमर्ग है, पहलगाम में है, वहाँ बर्फबारी हुई है, कम ही हुई है लेकिन हुई है। इसके नतीजे में कुछ लोग, ज़्यादातर लोग गुलमर्ग और पहलगाम की ओर जाते हैं। विंटर में श्रीनगर में बर्फबारी अभी तक हल्की सी बर्फबारी हुई थी जो ज़मीन पे जमा भी नहीं हुई। काफ़ी लोग, आपने जैसा कहा कि काफ़ी लोग यहाँ सिर्फ बर्फबारी देखने आते हैं, उन्हें निराशा है लेकिन उम्मीद बंधी हुई है कि शायद बर्फबारी हो जाए। जास्मिन जी जी बिल्कुल शब्बीर, तो कहीं ना कहीं अब बर्फबारी का इंतजार किया जा रहा है और मौसम विभाग के द्वारा ये कहा गया है कि अगले हफ्ते में बर्फबारी हो सकती है। इंतजार अगले हफ्ते का करते हैं। शब्बीर, फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और आगे भी खबरों का रुख करेंगे लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राजौरी में हुए आतंकी हमले के खिलाफ
आज पुंछ में बंद की कॉल की गई है। पुंछ बस स्टैंड परिसर में सुबह से ही विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पुंछ में लोगों ने अपनी दुकानों को बंद रखा है। सड़कों पर टायर जलाकर नौजवान प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। और रुक करते हैं हमारे सहयोगी मुनीश का, इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीश, आज सुबह से ही तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, बंद का ऐलान किया गया है, टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे नौजवान लगा रहे हैं। कैसे हालात है वहां पर, किस तरीके का माहौल आप देख पा रहे हैं? ऐसा सुबह 5:30 बजे से ही जो है नौजवान जो है वो बस स्टैंड पर पहुंच गए थे और जितनी भी गाड़ियां उनको रोक दिया गया था और बस स्टैंड पे टायर जला के प्रदर्शन जो है लगातार किया जा रहा है। आपने विजुअल में देखा होगा कि पूरे पुंछ के बाजार सारे बंद हैं, सभी तरह के जो गाड़ियां हैं वो बंद हैं और आज लोगों का एक ही विरोध प्रदर्शन है कि ये आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आतंकवाद के कारण जो है आज लोग बुरी तरह से परेशान हैं। रजौरी के अंदर अगर 7 लोग मारे जाते हैं और उसके बाद पुंछ के अंदर भी ऐसी घटनाएं घट सकती हैं, इसलिए पुंछ के लोगों में बहुत ज्यादा रोष है और लोग यही चाहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल मुनीश, आपके पीछे मैं बहुत सारे लोग देख पा रही हूँ। संभवतः ये वो प्रदर्शनकारी हैं जो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ कड़े प्रहार की मांग कर रहे हैं। अगर संभव है तो जरा इन लोगों से बातचीत कीजिए और इनका क्या कुछ कहना है, क्या मांगे हैं, उन पर जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए। मुनीश बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा बात करने की कि जो लोगों को क्या कहना है उसको लेकर, और जो प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं सुनील गुप्ता जी, उनसे बात करेंगे किस तरह की मांगे हैं और ये जो विरोध प्रदर्शन को लेकर। ऐसा है कि जी किस तरह की मांगे हैं आपकी? जो रजौरी डांगरी के अंदर जो घटना हुई उसके विरोध में आज आपने देखोगे पूरा बंद है। यहाँ स्कूल, कॉलेज, ट्रांसपोर्ट सब कुछ हर चीज यहाँ पर बंद रखी गई है। हमारी जो मेन डिमांड है कि लोगों की सुरक्षा हमारा मेन मुद्दा है, क्योंकि रजौरी के अंदर पिछले 1 साल के अंदर 5-6 घटनाएं हो चुकी हैं। जो यहाँ इनकाउंटर हुआ था बाटा चूड़िया के अंदर, वो भी मिलिटेंट रजौरी से आए थे, वो 1 महीना इनकाउंटर चला था, रास्ते बंद रहे। उसके बाद पिछले दिनों वहाँ अल्फा गेट के ऊपर हुआ, ये रजौरी के अंदर हुआ। रजौरी के अंदर 2 दिन के अंदर 2 घटनाएं हुई। पहले दिन मिलिटेंटों ने घरों में के अंदर घुसकर लोगों को मारा, फिर आईडी ब्लास्ट करके हमारे बच्चों को शहीद किया गया। हमारी यही मेन डिमांड है कि यहाँ जो हमारे लोगों को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। जिस तरह से वीडीसी की गन्ने वहाँ से विड्रा की गई, वो गन्ने लोगों को वापस जाए, वीडीसी को स्ट्रेंथन किया जाए, क्योंकि जब मिलिटेंसी हुई तो हमने वीडीसी ने ही जो मिलिटेंसी का मुकाबला किया। इसलिए हमारी मुख्य डिमांड है कि इसकी जो इंक्वायरी होनी चाहिए, जो ये सिक्योरिटी लैप्स हुआ है ये किस वजह से और जिनकी वजह से लैप्स हुआ उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो जो बेगुनाह जाने गई हैं इनके साथ इंसाफ तभी होगा जब इसके ऊपर इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी से जो आउटपुट निकलेंगे वो होना चाहिए। दूसरी बात, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पुंछ के लिए खासकर पुंछ के रहने वाले, बॉर्डर के ऊपर रहने वाले, यहाँ से तो मिलिटेंट बॉर्डर बिल्कुल नजदीक है, आए दिन यहाँ पर क्रॉसिंग होती है, सब कुछ होता है, मिलिटेंसी फिर रिवाइव हो सकती है। यहाँ के एसएसपी साहब को मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जहाँ पर मिलिट्री कम्युनिटी है उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसे पहले चौकियाँ लगी थी, दोबारा चौकियाँ लगाना चाहिए, मिलिट्री को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि लोगों की सुरक्षा में सबसे पहला हमारा एक ही मुद्दा है आज, लोगों की सुरक्षा मिलनी चाहिए। सुरक्षा को लेकर कोई कम्प्रोमाइज करेंगे। आपका नाम? बिल्कुल, तो मुनीश हमारे सहयोगी हमें जानकारियां दे रहे थे यहाँ पर, क्योंकि वहां पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। दोबारा उनसे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। और पुंछ में लोगों का ये मानना है कि जो घटना राजौरी में हुई वही घटना पुंछ में भी हो सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में हिंदू परिवार यहाँ पर रहते हैं और उन्हें ये डर सता रहा है कि जो घटना राजौरी में हुई, सरेआम दिन दहाड़े रेकी करने के बाद आतंकवादियों ने जिस तरीके से गोलियों से वहां पर हमला किया, वही हमला पुंछ में भी हो सकता है। इसी के मद्देनजर सरकार से वो मांग कर रहे हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ कड़ा प्रहार करने की मांग कर रहे हैं। बालाकोट स्ट्राइक की तरह एक और सर्जिकल स्ट्राइक की मांग यहाँ पर लोगों द्वारा की जा रही है। बहरहाल पुंछ में बंद का ऐलान किया गया है। सुबह से ही लोगों ने दहशत के चलते अपनी दुकानों को बंद रखा है। विरोध प्रदर्शन यहाँ पर देखिए सड़कों पर उतरकर नौजवान कर रहे हैं। बस स्टैंड का ये नजारा है जहां टायर जलाकर प्रदर्शन हुआ है राजौरी आतंकी हमले के खिलाफ। एनआईए हालांकि पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको जानकारी ये दे दें कि डांगरी गांव में जो राजौरी में पड़ता है, वहां पर आतंकवादियों ने गोली से हमला किया। हिंदू परिवारों
को निशाना बनाया, हिंदू माइनॉरिटीज को वहां पर निशाना बनाया गया। उसके बाद आईईडी प्लांट कर आईडी ब्लास्ट वहां पर किया, जिसमें एक बच्चे की जान चली गई, कई लोग इसमें जख्मी हुए। और आज विरोध प्रदर्शन जगह जगह हो रहे हैं और सीमा से सटे कुछ इलाकों पर कर्फ्यू भी लगाया गया है। लोग सड़कों पर उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आतंकी हमले के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है और डर का माहौल कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। वहीं जिला प्रशासन सांबा ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें जिला सांबा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 1 किलोमीटर तक रात के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 1 किलोमीटर तक आने जाने वालों के लिए आईईडी कार्ड जरूरी होगा। डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता ने न्यूज 18 JKLH से एक्सक्लूसिव बात करते हुए बताया कि सभी सिक्योरिटी एजेंसियों से बैठक के बाद सुरक्षा कारणों को देखते हुए यह आदेश जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन सांबा की तरफ से सीमांत क्षेत्र के लिए एक ऑर्डर जारी किया गया है। उस ऑर्डर में जो है एक धारा जो है कर्फ्यू की लगा दी गई है, जिसमें रात को 9 बजे के बाद और सुबह 6 तक खासकर आईवी के क्षेत्र में कर्फ्यू रहेगा। और ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर सांबा अनुराधा जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। मैम, किन चीज़ों को देखते हुए ये ऑर्डर इशू किया और क्या क्या कुछ इसमें देखिए, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी होती है बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर, जिसमें हमारे साथ अमंग अदर्स BSF के ऑफिसर्स भी होते हैं और उनकी ये रिक्वेस्ट थी कि इस तरह से एटलीस्ट विद इन 1 किलोमीटर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके अंदर रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ये डिसीजन हुआ था उस कमेटी में कि रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक का वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन रहेगी मूवमेंट पे और कर्फ्यू रहेगा। और उसमें अगर आई कार्ड जो हैं वो इशू किए गए हैं वहाँ के लोकल लोगों को। अगर कोई दिक्कत किसी को आती है, कोई इमरजेंसी भी अगर होती है तो वो उसमें बता सकते हैं। लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि उस टाइम पे कोई ऐसी सस्पिशियस मूवमेंट ना हो जिसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस को, BSF को एक आसानी रहेगी कि अगर कोई इस तरह का एलिमेंट वहाँ पाया जाता है तो उसको वो लॉफुली उसको डिटेन कर सकते हैं और उस पर एक्शन ले सकते हैं। कि ओवरऑल सिक्योरिटी रीजंस जो हैं उनको देख के ये फैसला लिया गया है। इस पे काफ़ी डेलिब्रेशन हुई और BSF अथॉरिटीज़ की तरफ से जो इश्यूज़ रेज़ किए गए उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था जो इस टाइम पे ऑर्डर इशू करने के पीछे था कि फॉगी कंडीशंस बहुत ज़्यादा हैं और इस समय खतरा रहता है इन्फ्लिट्रेशन का भी और सस्पिशियस एक्टिविटीज़ का, चाहे वो बॉर्डर के इस तरफ भी हों, कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो इस तरफ भी हो सकते हैं, उनको भी रूल आउट करने के लिए ये ऑर्डर जो है वो इशू किया गया। शुक्रिया मैम। ये थे हमारे साथ डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी, जिन्होंने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बात करते हुए बताया कि बॉर्डर पर जो पाकिस्तान की तरफ से आए दिन कोशिशें ऐसी की जाती हैं, इन्फिल्ट्रेशन हो, ड्रोन की ड्रॉपिंग के मामले, उन सब तथ्यों को देखते हुए ये आदेश जारी किया गया। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। करेंगे हमारे सहयोगी श्याम का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। श्याम, जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं वहां पर अब कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है और इसी के साथ ही कहा जा सकता है कि स्थिति काफी तनावपूर्ण नजर आ रही है। जिस तरीके से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, बहुत से इलाके छावनी में तब्दील कर दिए गए हैं। आम जनता भी इससे कहीं ना कहीं त्रस्त है, परेशान है और डर का माहौल उनके अंदर भी देखने को मिल रहा है। श्याम, बिल्कुल जैस्मिन, जैसे ही जिला प्रशासन की तरफ से ये ऑर्डर सामने आया उसके बाद अगर हम बात करें जिला सांबा के जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र है, लोगों में एक डर का माहौल पैदा हो गया और ऑर्डर अचानक इस तरह सामने आना और उसके बाद लोगों में इसकी अवेयरनेस होना और लोग जो है वो अचानक डर गए और इस ऑर्डर को देखते हुए वो देखने लगे कि किसके लिए ये ऑर्डर इशू किया गया। और खासकर अगर हम बात करें तो सीमावर्ती क्षेत्र में जो एक पाकिस्तान की तरफ से आए दिन हरकत की जाती है, चाहे वो ड्रोन ड्रॉपिंग के मामले हो, वो सामने आ रहे हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट में। अगर उसकी तरफ से ड्रोन के नारकोटिक्स हवाले से भी कोशिश की जाती है, पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की जाती है, इन्फिल्ट्रेशन लगातार वो ऐसे हथकंडे अपना रहा है कि जम्मू कश्मीर के पीस को डिस्टर्ब किया जाए। उन्हीं तथ्यों को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से एक बैठक की गई जिसमें BSF
के अधिकारी मौजूद थे, पुलिस के अधिकारी मौजूद थे, तमाम सिक्योरिटी फोर्स के आला अधिकारी वहां पे मौजूद थे। उसमें ये बीएसएफ की तरफ से इशू रेस किया गया कि उनको काफ़ी दिक्कत रहती है, खासकर सीमा के इलाके में कैसे आइडेंटिफिकेशन की जाए कि आने वाले पर्सन की, और सस्पिशियस मूवमेंट वहां पे रहती है। उन चीज़ों को देखते हुए बीएसएफ की तरफ से ये इशू उस बैठक में रेज किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें इस चीज़ की परेशानी रहती है। तो उसी के मद्देनजर, और खासकर अगर इन दिनों की बात करें तो इन दिनों फॉग जो है वो बॉर्डर पे काफ़ी धुंध का जो देखा जा रहा है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और धुंध काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो उसमें भी बीएसएफ को दिक्कत रहती है। तो जिसके चलते इन बैठक के एक निर्णय लिया गया कि रात को 9 बजे के बाद और सुबह 6 बजे तक कोई भी एक्टिविटी ऐसी बॉर्डर पे नहीं की जाएगी। अगर किसी को इमरजेंसी में जाना है, अगर किसी को दिक्कत है, कोई परेशानी है, वो जाना चाहता है, तो बीएसएफ की तरफ से उनको एक ID कार्ड दिया जाएगा और साथ में उनको अपना पहचान पत्र रखना जरूरी रहेगा। खासकर वो किसान हो, कोई भी हो जिनको दिक्कत होगी जाने आने जाने में, तो उनको वो ID कार्ड दिखा के जाना। और अगर हम बात करें जब से ये ऑर्डर इशू किया गया है तब से ही बॉर्डर इलाके में जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट हो चुकी हैं। एसओजी की टीम हो, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, स्पेशल नाके लगा के हर आने वाले जाने वाले को चेक किया जा रहा है। बीएसएफ की तरफ से बीएसएफ जो है वो फील्ड में उतर गई है, उनकी तरफ से लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि अगर आप कोई ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी देखते हैं, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे कोई ऐसा पर्सन हो जो आपको लगता है संदिग्ध तौर पे यहाँ पे घूम रहा है, वो इतला हमें दीजिए। और लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है। हालांकि लोग काफी कोऑपरेट कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, और लगातार कोशिश पाकिस्तान की यही रहती है कि जैसे आपको बता दें, LOC की अगर हम बात करें, पहाड़ों में काफी बर्फबारी हो रही है, तो वहां से इन्फिल्ट्रेशन करना मुश्किल रहता है। तो जैसे सांबा सेक्टर की हम बात करें, सांबा सेक्टर के उस पार अगर जो सिक्योरिटी एजेंसीज को जो इनपुट्स मिलते रहते हैं, जैसे शकरगढ़ का इलाका लगता है, वहां पे काफी संख्या में जो घुसपैठिए तैयार बैठे हैं घुसपैठ करने की कोशिश में। आप देख सकते हैं सिद्रा में जो एक विफल किया इनका अंत की जो एक बड़ा हमला हो सकता था उसको विफल किया, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि इन्फिल्ट्रेशन जो है कि सांबा कठुआ से हो सकती है। तो लगातार इन सब तथ्यों को देखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बैठक के बाद इस ऑर्डर का निर्णय लिया गया और ये ऑर्डर इशू कर दिया गया, जिसमें 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक 1 किलोमीटर दायरे तक जो है पाबंदी रहेगी। किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं रहेगी। अगर किसी को आना जाना है तो वो बीएसएफ के साथ बात करेगा और उसके बाद उनको ID कार्ड इशू किया जाएगा। अगर किसी को लगातार मूवमेंट करनी है और अदरवाइज अगर हम बात करें तो किसी लोकल्स को जाना है बाहर, तो अपना ID कार्ड जरूर साथ में होना चाहिए। और बीएसएफ की तरफ से भी ये बोल दिया गया कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी और पाकिस्तान की किसी भी कोशिश को जो है वो कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जी जास्मीन। बिल्कुल श्याम, एक तरीके से कहा जाए तो ये एक विडंबना ही है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रहे हैं, कर्फ्यू लगाना उनकी मजबूरी है क्योंकि लोगों की सुरक्षा भी जरूरी है। और ऐसे में कर्फ्यू लगने के बाद जो आम जनता को परेशानी होती है, कहीं ना कहीं उनका एक साइकोलॉजिकल डर जो बैठ जाता है, आतंकवाद की घटनाएं जिस तरीके से हो रही हैं वो लोग उससे भी जूझते हैं। फिर आने जाने में जो दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं, ID कार्ड जमा करना, ये वो, किसानों को उससे दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं यहां पर एक संतुलन बनाना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी चैलेंजिंग हो जाता है और आम जनता जो अपना जीवन निर्वाह कर रही है वहां पर उनके लिए भी काफी चैलेंजिंग हो जाता है। तो कुल मिलाकर पूरे इलाके में एक तनावपूर्ण स्थिति बरकरार है और शायद यही आतंकवादी चाहते थे और कहीं ना कहीं अपने मंसूबों में इस तरीके से वो कामयाब भी होते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि खासकर सीमावर्ती क्षेत्र होने के साथ साथ किसानों का काफी जुड़ाव है। खेती जो है बिल्कुल बेहद फेंसिंग के पास है और लोगों वहाँ पे लोग जो अपने जानवरों के लिए, पशुओं के लिए चारा लेने के लिए उनको आना जाना पड़ता है और उनकी मूवमेंट रहती है। और कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल ठीक कहा आपने कि तनावपूर्ण हो चुकी है और लोग एकदम से सहम गए हैं कि इस तरह का ऑर्डर और इस समय में आना। और कहीं ना कहीं ये कोशिश थी पाकिस्तान की, मतलब पाकिस्तान की कोशिश थी कि इस तरह की डिस्टर्बेंस जो है वो किया जाए, खासकर लोगों की हित को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए कि जिला प्रशासन को इस तरह का जो कदम है उठाना पड़ा। और खासकर सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से लगातार इनपुट्स ऐसे आ रहे हैं कि पाकिस्तान जरूर कुछ ना कुछ जो हरकत है वो करने जा रहा है और करता, अगर पिछले समय की बात करें तो करता आ रहा है। तो लगातार उसकी यही कोशिश रहती है कि जितना भी एरिया जो है वो बॉर्डर के इलाके उसको डिस्टर्ब रखा जाए, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस सक्षम है कि उसके हर एक
साजिश को जो है वो नाकाम करने में। और लगातार अगर हम बात करें कल से जब से ये ऑर्डर इशू किया गया है बीएसएफ की तरफ से लगातार जो है वो पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है बॉर्डर इलाके में। पहले फेंसिंग के सीमा तक इलाके तक ही रहती थी, लेकिन अभी उन्होंने थोड़ा एरिया और कवर करना शुरू कर दिया है, गांव तक वो पहुंच रहे हैं और अपने जो अमले हैं सिक्योरिटी के अमले हैं उनकी उसके माध्यम से पूरा चेक किया जा रहा है। लगातार कुल मिला के अगर हम बात करें जो पाकिस्तान एक ड्रोन के माध्यम से जो अभी चलना शुरू हुआ है, उसने नारकोटिक्स को बढ़ावा दिया है, ड्रोन के माध्यम से हथियारों के जगीरे भेज रहा है और ड्रोन के माध्यम से किन किन इनपुट्स को वो ले रहा है। लेकिन ड्रोन को ही देखते हुए खासकर धुंध के समय में परेशानी रहती है सिक्योरिटी फोर्सेज को, धुंध में दिक्कत रहती है कि ड्रोन को किस तरह से देखा जा सके, उसकी परेशानी रहती है उनको। और साथ ही साथ वो लोगों को भी इस तरह अवेयर कर रहे हैं, बीएसएफ अवेयर कर रही है कि ड्रोन खासकर ड्रोन का ध्यान रखे और सस्पिशियस मूवमेंट की वो ध्यान रखे। तो लोगों में एक डर सा माहौल बन गया है। लेकिन उन्हीं को चीजों को देखते हुए रात को ये पाबंदी आयद की गई है। रात को सुबह 9 बजे से लेके रात को 9 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक ये पाबंदी है जो लगाई गई ताकि उस समय मूवमेंट कम हो। बिल्कुल बिल्कुल श्याम, तो नजर आप बना के रखिए क्योंकि स्थिति काफी तनावपूर्ण है। जगह जगह हम देख रहे हैं, पुंछ में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, राजौरी में भी लोग डरे हुए अपने घर छोड़कर अपने परिजनों के घर, अपने रिश्तेदारों के घर वो शिफ्ट हो चुके हैं। सांबा में भी जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, नजर आप बना के रखिए, समय समय पर जुड़ेंगे आपसे, जानकारियां लेते रहेंगे हालातों की। फिलहाल के लिए श्याम बहुत शुक्रिया। और खबरें अभी और भी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक के बाद बात करें एक बड़ी खबर की। जम्मू और कश्मीर प्रशासन की बड़ी योजना सामने आई है। पूर्व सैनिकों को एसएलआर यानी सेल्फ लोडिंग राइफल्स प्रदान करने की योजना है। जम्मू क्षेत्र के सीमावर्ती और पहाड़ी इलाकों के पूर्व सैनिकों को एसएलआर, जहां आतंकी खतरा मंडरा रहा है, वहां पर दिए जाएंगे। तो सुरक्षा के लिहाज से एक ये बड़ी योजना सामने आई है। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने ये बड़ी योजना लागू की है जिसके तहत पूर्व सैनिकों को एसएलआर यानी सेल्फ लोडिंग राइफल्स प्रदान की जाएगी। जम्मू क्षेत्र के सीमावर्ती और पहाड़ी इलाकों के जो पूर्व सैनिक हैं उन्हें ये एसएलआर प्रोवाइड की जाएगी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। तेजिंदर जी, एसएलआर प्रोवाइड की जाएगी उन सैनिकों को जो पूर्व में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सुरक्षा के लिहाज से एक ये बड़ा कदम है। देखिए जैस्मिन, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि जो हमने देखा 2 दिन पहले जो राजौरी में आतंकी हमला हुआ जिसमें 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई, वहां पर लोगों का ये कहना है कि अगर उनके पास हथियार होते, विलेज डिफेंस कमेटी वहां पर एक्टिव होती तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता, इतना बड़ा आतंकी जो हमला है उसे विफल करते। अगर इनके पास कोई भी वेपन होती लोगों के पास, वो वापस फायर करते तो हो सकता है आतंकी वहां पर इतनी हिम्मत ना करते इस तरह बेगुनाह लोगों को मारने के। पूर्व में जब वीडीसीज इन इलाकों में सक्रिय थी, विलेज डिफेंस कमेटी जो सरकार ने ही लोगों को हथियार देकर ट्रेनिंग देकर बनाई थी, तो कई आतंकी हमले जो थे, चाहे वो अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट हो जिसमें आज का डोडा, किश्तवाड़, रामबन, भद्रवाह जैसे इलाके हैं, या तो पुंछ राजौरी के इलाके हों, पहले भी कई बार, या रियासी में कई बार ऐसी आतंकी घटनाओं को विफल किया वीडीसीज ने। लेकिन अब सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन ये प्लान बना रहा है कि जो पूर्व सैनिक इन इलाकों में रह रहे हैं, जैसे पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, रामबन, इन इलाकों में जहां पर आतंकी गतिविधियां जो हैं वो बढ़ती हुई दिख रही हैं, कोशिश ये की जा रही है कि वहां पर आतंकवाद को रिवाइव किया जाए। और एक साजिश ये रची जा रही है कि हिंदुओं को टारगेट करके हिंदू मुस्लिम जो एकता है उसे खंडित किया जाए, एक कम्युनल डिवाइड जम्मू कश्मीर में पैदा किया जाए। तो ये साजिश को नाकामयाब करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ये सोच रहा है कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं, जो एक्स सर्विसमैन हैं इन इलाकों में रह रहे हैं, उन्हें एसएलआर यानी सेल्फ लोडिंग राइफल जो है वो दे दी जाए। क्योंकि ये जो सैनिक हैं इन्होंने अपने कार्यकाल में एसएलआर की ट्रेनिंग ली हुई है। लगभग हर एक पूर्व सैनिक ने एसएलआर चलाई हुई है। हालांकि भारतीय सेना से एसएलआर को हटा दिया गया है, अब उन एसएलआर की जगह इंसास ने ले ली है। और लेकिन अभी जो ये हथियारों के जो हैं वो सरकार के पास ये एसएलआर काफी भारी मात्रा में है, क्योंकि ये ऑलरेडी आर्मी से और पुलिस से हटा दिए गए हैं, तो इन्हें देने में कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा इनको सरकार को।
तो एक्स सर्विसमैन को ये वेपन दिया जाएगा, ट्रेनिंग उनके पास ऑलरेडी है, तो आतंकियों को लड़ने के लिए एक और टियर ऑफ सिक्योरिटी जो है इन इलाकों में बन जाएगी। बिल्कुल तेजिंदर जी, और क्योंकि राजौरी में जब हमारे सहयोगी वहां मौजूद थे, आम जनता से उन्होंने बात की तो उनका ये कहना था कि अभी तो यहाँ पर एनआईए की टीम पहुंच रही है, सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जो हो सकता है संभवतः आगे 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन तक चलाए जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद की स्थिति को नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि वीडीसीज को भी अब हटा दिया गया है, वहां पर विलेज डिफेंस जो सर्विसेज थी वो भी वहां पर हटा दी गई है। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था लोगों का कि आगे आने वाले समय के लिए वो अपनी सुरक्षा कैसे कर पाएंगे। तो उस लिहाज से भी ये जो योजना चलाई गई है, ये जो कदम उठाया गया है, ये अपने आप में काफी सराहनीय साबित होगा। देखिए जैस्मिन, अगर आपको याद होगा, जिस शाम जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा रजौरी गए थे, वहां पर लोगों से इंटरेक्ट करते उन्होंने लोगों से कहा कि विलेज डिफेंस कमेटी जो हैं उन्हें रिवाइव किया जाएगा। हालांकि पिछली कई सरकारों ने, जो जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की सरकारें रही हैं, उन्होंने विलेज डिफेंस कमेटी को कमजोर किया, डिसबैंड किया, क्योंकि जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज थी वो विलेज डिफेंस कमेटीज को भी एक कम्युनल एंगल दे रही थी, एक कम्युनल ट्विस्ट दे रही थी। और ये उसके बाद जो अब मनोज सिन्हा ने ये कहा कि जो विलेज डिफेंस कमेटीज हैं उन्हें रिवाइव किया जाएगा, और एसएलआर जो लोगों को वहां दी जाएगी, अगर जो एक्स सर्विसमैन है, क्योंकि ये लोग सारे ट्रेंड हैं, इन लोगों ने पहले भी हथियार चलाए हुए हैं, तो आतंकियों के लिए एक दीवार का काम करेंगे। अगर आतंकी कोई भी साजिश रचने की कोशिश करेंगे, अगर वहां पर जो भूतपूर्व सैनिक हैं जो पूरी तरह से ट्रेंड हैं, अगर उनके पास हथियार होंगे तो वो किसी भी तरह के चैलेंज को विफल करने के लिए वहां पर खड़े रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल तेजिंदर जी, तो एक सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ा कदम के तौर पर इसे देखा जा सकता है। पूर्व सैनिकों को एसएलआर प्रदान करने की अभी नई योजना यहां पर शुरू की गई है। तेजिंदर जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो बांदीपुरा में कुछ साल पहले नगर समिति का दर्जा बढ़ाकर नगर परिषद कर दिया गया था, लेकिन बढ़ती आबादी के बावजूद परिषद में पर्याप्त सफाई कर्मचारी नहीं है, जिससे कस्बे में स्वास्थ्य और साफ सफाई उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रही है। बांदीपुरा से आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, जिसे कवर किया है मोहम्मद सईद ने। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। बांदीपुरा कस्बा 17 वार्डों पर मुश्तमिल है। इस कस्बे की सेहत और सफाई के लिए और दीगर मामलात के लिए पहले नोटिफाइड एरिया कमेटी हुआ करती थी, जो कि बाद में म्युनिसिपल कमेटी से म्युनिसिपल काउंसिल के दर्जे तक पहुंच गई। ताहम काउंसिल बनने के बावजूद भी आबादी और रकबे के लिहाज से आज भी यहाँ सैनिटरी अमला दस्तयाब नहीं है। काउंसिल के मुताबिक बांदीपुरा कस्बा 9 किलोमीटर रकबे पर मुहित है। हालिया कुछ बरसों में कई सारी नई कॉलोनियाज भी बन गई हैं। ताहम बात अगर अमले की जाए तो पूरे कस्बे की सेहत और सफाई के लिए 90 के करीब मुलाजमीन दस्तयाब हैं, जिनमें से 50% के करीब मुलाजमीन डेली वेजर हैं। ये लोग बरसों से कलील तनख्वाह पर तमाम तर मौसमी हालात में रोजाना 200 टन कूड़ा करकट उठाकर बांदीपुरा कस्बे को रहने के काबिल बनाते हैं। सैनिटरी स्टाफ जो हमारा एरिया है वो 9 किलोमीटर पर मुहित है टाउन बांदीपुरा। चूँकि एरिया बढ़ गया है, मगर जो सैनिटरी स्टाफ हमारा है उसकी तादाद अभी न होने के बराबर है, क्योंकि ओवरलोड बहुत सारा है। जो हमारा कूड़ा करकट निकलता है उसमें हमारे जो स्वीपर हजरात हैं उनको बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। हमारे यहाँ 90 स्वीपर्स और सैनिटरी स्टाफ है, और जबकि एरिया हमारा बहुत वसी है। तो इस सिलसिले में हमने कई बार एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश की है और एलजी सरकार से भी गुजारिश की है कि हमारी जो स्वीपर्स की कमी है उसको पूरा किया जाए, मगर आज तक इस पर गौर नहीं किया गया है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि म्युनिसिपल काउंसिल में अगरचे इस वक्त काफी मशीनरी दस्तयाब है और घर घर कूड़ा करकट जमा करने का काम भी चल रहा है, ताहम कस्बे की आबादी और रकबा इतना बढ़ गया है कि अब एक वार्ड की सफाई रोजाना बुनियादों पर नहीं हो पा रही। इस वजह से कस्बे में हमेशा
साफ सफाई का फुकदान रहता है। काउंसिल के मुताबिक डेली वेजर स्टाफ की मुस्तकली और नए खाकरूबों की भर्ती के बाद ही कस्बे में लोगों की तवक्को के मुताबिक सेहत और सफाई यकीनी बन सकती है। अमला आबादी के मुताबिक अभी नहीं है, क्योंकि हमारे जो स्वीपर हैं वो शेड्यूल के मुताबिक एक वार्ड में, जो एक वार्ड होता है बड़ा होता है, इसमें एक दिन एक वार्ड में एक साइड में जाते हैं, दूसरे दिन दूसरे वार्ड में जाते हैं। अल्टरनेटिव बुनियादों पर वो सफाई करते हैं और लोगों की भी डिमांड है। लोग कहते हैं कि सफाई का फुकदान है, मगर सफाई फुकदान इसलिए है, अक्सर वार्डों में हम जा नहीं पा रहे हैं डेली बुनियादों पर, क्योंकि हमारे जो स्टाफ है, अमला है स्वीपरों का, वो कम है। क्योंकि यहाँ ज़्यादातर हमारा जो कूड़ा करकट है वो रोज़ाना 200 टन निकलता है और जिसको मैनेज करने के लिए अमले की बहुत ज़रूरत है। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि म्युनिसिपल काउंसिल के पास काफी सारे असासे हैं, ताहम ज्यादातर असासे बोसीदा या अदम तवज्जुही का शिकार है। जरूरत इस बात की है कि इन असासों की तरफ तवज्जो देकर म्युनिसिपल काउंसिल अपने लिए इजाफी आमदनी पैदा कर सकती है और यूं फिर अपनी सतह पर कस्बे की सेहत और सफाई और दूसरे मसाइल को हल कर सकती है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए पानीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट।